साजिश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और साजिश में आज बात युद्ध की सबसे खतरनाक भविष्यवाणी की करते हैं। जिस युद्ध को ज़ेलेंस्की 2023 में खत्म करना चाहते हैं, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब जंग 2025 तक चलेगी। ये बात ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बुरी खबर बनकर आई है, लेकिन इस दावे को लेकर पुतिन खुश क्यों है, ये बात आप जानते हैं। ये बात आप जानकर चौंक जाएंगे। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इस युद्ध में 20 लाख से ज्यादा लोगों के मरने का भी डर है। ब्रिटेन का लैंकनशायर एयरबेस अचानक सायरन बजता है। पूरा स्टाफ एक्टिव हो जाता है। ये रॉयल एयरफोर्स की क्विक रिएक्शन टीम है। ये भगदड़ नहीं, एक मिशन का हिस्सा है जो अचानक शुरू हुआ है। फिर खुलता है एयरबेस का वो हैंगर जिसमें मिशन को पूरा करने वाला हथियार रखा गया है। ये है यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान। बाहर पीले रंग के बोर्ड पर लिखा है, जहाज पूरी तरह से मिसाइलों से लैस है, खबरदार रहें। यूरोफाइटर टाइफून हैंगर से बाहर निकलता है और फौरन टेक ऑफ कर जाता है। ये लॉन्ग रेंज मिशन है। रास्ते में मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की जाती है। पीछे और यूरोफाइटर टाइफून तैयार है और वो भी टेक ऑफ करते हैं। मिशन बहुत खतरनाक है। हर जहाज पर मिसाइल और बम फिट है और इस तरह से यूरोफाइटर आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने करीब 2 मिनट का ये वीडियो इसलिए वायरल किया है ताकि मॉस्को में बैठे पुतिन को पता चल जाए कि यूक्रेन के बाद अगर युद्ध आगे बढ़ा तो अंग्रेजों की सेना तैयार है और रूस को करारा जवाब दिया जाएगा। ब्रिटेन ने अपनी तैयारी दिखा दी है, लेकिन क्या उसे मालूम है कि रूस और यूक्रेन को लेकर ब्रिटेन के एक पूर्व जनरल और ज्वाइंट फोर्सेस कमांड के चीफ रह चुके जनरल रिचर्ड बैरन्स ने क्या कहा है? तो जवाब है कि जनरल रिचर्ड बैरन्स ने साफ साफ कह दिया है कि यह युद्ध 2025 तक चलेगा, यानी 2022 में शुरू हुआ यूक्रेन का युद्ध 2025 तक चलता रहेगा। सवाल है कि इस युद्ध में पुतिन की हार होगी या ज़ेलेंस्की ये जंग जीत जाएंगे। यूक्रेन पर रोजाना मिसाइलों की बरसात कर रहे, रोजाना ज़ेलेंस्की के शहरों में तबाही मचा रहे पुतिन ने बहुत साफ साफ बता दिया है, अपने हथियारों और अपनी फौज पर पुतिन को इतना यकीन है कि रूस के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि रूस को हराना नामुमकिन है। ये पुतिन की तरफ से यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को वार्निंग है। Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Но победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. लेकिन सवाल फिर से कि क्या ये युद्ध 2025 तक चलेगा? ब्रिटेन के एक पूर्व जनरल और ज्वाइंट फोर्सेस कमांड के चीफ रह चुके जनरल रिचर्ड बैरन्स ने जो कहा है, उसके मुताबिक अभी युद्ध 2023 में भी चलता रहेगा। ये युद्ध 2024 में भी चलता रहेगा और इस युद्ध को दुनिया 2025 में भी देखेगी। कुल मिलाकर यूक्रेन पर गोले बरसते रहेंगे, मिसाइलों से हमले होते रहेंगे। कीव से लेकर खार्किव और बखमूत से लेकर ओडेसा तक बहुत से शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। जो बातें ब्रिटेन के पूर्व जनरल रिचर्ड बैरन्स ने बताई है, उसके मुताबिक यूक्रेन का काउंटर अटैक रूस को पीछे धकेलने में नाकाम साबित होगा। ना ही ये पुतिन की सेना की मौजूदगी को किसी तरह का नुकसान पहुंचा पाएगा। जनरल रिचर्ड बैरन्स ने कहा है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत का रूस के स्पेशल ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा है, ना ही पड़ेगा। हाँ, इससे सैनिकों के बीच पुतिन को लेकर वफादारी पर असर पड़ सकता है। रूस की फौज थकी हुई है, हथियारों की कमी है, लेकिन ये बातें तो यूक्रेन के साथ भी हैं और हथियारों की दिक्कत तो यूक्रेन के सामने ज्यादा है। ऐसे में युद्ध में इस वक्त इस दलील का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि रशियन आर्मी की सप्लाई लाइन बरकरार है। इस वक्त यूक्रेन के लिए नाटो ने अपनी तिजोरी खोली हुई है। लेकिन क्या पुतिन 2023 तक अकेले ये सब कर पाएंगे? क्योंकि फिर उनके सामने 2024 का भी साल है और उसके बाद 2025 भी है। रूस की सप्लाई लाइन कब तक नहीं थकेगी?
अब ऐसे ऐसे वीडियो रूस से आ रहे हैं जिससे लगता है कि पुतिन का युद्ध अब बैकफायर कर रहा है। यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में एक गोदाम में आग की तस्वीरें हैं। यहाँ से शहर का एक बड़ा तेल डिपो करीब ही है। आग कैसे लगी पता नहीं, लेकिन इसी वीडियो ने रूस में बेचैनी फैला दी है। जब भी रूस में कहीं आग लगती है तो लगता है कि यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर दिया है, क्योंकि रूस पर अचानक से ड्रोन हमले तेज हुए हैं और जहां जहां ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमले करते हैं वहां से आग लगने की ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। अब ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक यूक्रेन पर कब्जा रहेगा तब तक ना यूरोप सुरक्षित है और ना ही रूस चैन से बैठ पाएगा। Крима або без Донбаса, без наших окупованих територій, справжнього сталого миру в Україні, а це значить і на всьому європейському просторі не буде. Подивіться, будь ласка, що відбувається, коли Крим контролює Російська Федерація. ज़ेलेंस्की की बातों से एक बात तो साफ है कि वो कीव में अपने बंकर में बैठकर रूस की बमबारी का सिर्फ आकलन कर रहे हैं। वो रूस के मिसाइल हमलों को लेकर आक्रामक है, लेकिन सिर्फ अपनी वीडियो वाले स्टेटमेंट में ही उनका गुस्सा झलकता है और इससे पुतिन को अब तक कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता। इसीलिए बड़ा सवाल फिर से कि क्या ये युद्ध 2025 तक चलेगा? ब्रिटेन के एक पूर्व जनरल और ज्वाइंट फोर्सेस कमांड के चीफ रह चुके जनरल रिचर्ड बैरन्स ने जो कहा है उसके मुताबिक यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत हुआ है। तोप के गोलों की कमी अब क्लस्टर वाले गोलों से पूरी की जा रही है। यूक्रेन के काउंटर अटैक में इनका रोल बढ़ा है और अब रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ने के लिए ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जो बारूदी सुरंगों को क्लियर करके यूक्रेन के कमांडो ऑपरेशन का रास्ता आसान कर देंगे। लेकिन अब तक ये काफी मुश्किल साबित हुआ है। इस वक्त जिस तरह से पुतिन ने हमले बढ़ाए हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि शहरों में तबाही के साथ साथ डॉनबास के मोर्चों से भी बहुत बुरी खबर आ रही है, जिससे एक बात साबित हो जाती है कि ज़ेलेंस्की का काउंटर ऑफेंसिव या कहीं की काउंटर अटैक खटाई में पड़ गया है। ज़ेलेंस्की अब बारूदी सुरंगों के बीच घिर चुके हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ऐसे कई इलाकों में दाखिल हो चुकी है जहां चारों तरफ बारूदी सुरंग है। इससे ज़ेलेंस्की के टैंक तबाह हो रहे हैं, ज़ेलेंस्की के सैनिक मारे जा रहे हैं और अब ज़ेलेंस्की सिवाय खड़े होकर देखने के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने अब बड़ी चुनौती रूस की सेना की जान लेना नहीं, बल्कि अपनी फौज की जान बचाना है, और ऐसा बस एक हफ्ते में हो गया है। Але дійсно там, де перейшли вже в наступну лінію, ситуація дещо інша, тому що ворог значно сильніше укріплюється, і окрім уже безпосереднього замінування, ми бачимо і бетонні укріплення, наприклад, під основними пануючими висотами. І нашим Збройним силам доводиться дуже багато перепон долати для того, щоб рухатися. Але इस वक्त ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा चैलेंज तो अपनी फौज को संकट वाले इलाके से निकालना है। पुतिन की फोर्स ने बखमूत से लेकर ज़पोरिज़िया तक सभी फ्रंट पर बारूदी सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसके बीच से निकलना अब ज़ेलेंस्की और उनकी फौज के लिए आसान साबित नहीं हो रहा। ऐसा लीमान में हो रहा है, ऐसा हाल बखमूत में भी है, ऐसा हाल अब दीविका और मरिंका में भी देखा जा रहा है। ज़ेलेंस्की कीव में बैठे हैं, लेकिन असलियत में वो पुतिन के इस बारूदी जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। ज़पोरिज़िया के पास आपको एक फ्रंट पर ले चलते हैं जहां लड़ाई आमने सामने की हो रही है। यहां ट्रेंच यानी युद्ध लड़ने के लिए गड्ढे खोदकर रास्ते बनाए गए हैं। ये पहले विश्व युद्ध जैसे हालात हैं। यहाँ कब किसे गोली लगेगी ये कोई नहीं जानता। यहाँ जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना जरूरी हो जाता है। रहम की, सरेंडर की और आराम करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। यहाँ ट्रेंच में घूम घूम कर अपने मोर्चों और डिफेंस लाइन को और मजबूत करना पड़ता है। किस कोने में मौत छुपी है, किस कोने से ग्रेनेड हमला होगा, ये बस 2 सेकंड पहले पता चलता है और तब तक देर हो जाती है। इस बीच यूक्रेन की मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट को ज्यादा एक्टिव कर दिया गया है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और ड्रोन को टारगेट कर रही है। बड़े बड़े कमांडर अब ऐसी यूनिट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस यूनिट ने रूस की एक क्रूज मिसाइल को स्टिंगर मिसाइल से मार गिराया था। Яке відчуття? Відчуття те, що там людей, розумієш, що прикриваєш дуже багато людей і ні одного дитину. Після того, що вже надивилися, скільки людей вже пострадало, погибло, то як би собі навіть і не простив би, якщо б її пропустив. दरअसल रूस अटैक हेलीकॉप्टर को काफी कम ऊंचाई पर उड़ा रहा है।
कहीं कहीं ये हेलीकॉप्टर पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, जिससे ज़ेलेंस्की की शॉर्ट रेंज वाली एयर डिफेंस मिसाइल को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। यूक्रेन की फौज बारूदी सुरंगों के बीच रहकर पूरी तरह से घिर चुकी है और वो रूस का आसान निशाना बन रही है। ये पुतिन की फौज की बहुत ही कारगर रणनीति साबित हुई है। इसने ज़ेलेंस्की को यह एहसास दिला दिया है कि जो शिकार करने चला था वो खुद शिकार बन गया है। पुतिन की बारूदी सुरंगों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के बीच ज़ेलेंस्की और उनकी फौज अब एक पुतले की तरह नजर आ रही है। या तो ज़ेलेंस्की की फौज खुद को बारूदी सुरंगों से बचाए या फिर वो अटैक हेलीकॉप्टर की रेंज से बाहर रहे। ज़ेलेंस्की की सेना ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि यहाँ रूस की डिफेंस लाइन ज्यादा मजबूत है। ज़ेलेंस्की के लिए इस डिफेंस को तोड़ना आसान नहीं है। सामने बारूदी सुरंग है, स्नाइपर है और ड्रोन की निशानदेही पर यहाँ मोर्टार हमले भी होते रहते हैं। इन सबसे कोई बच भी जाए तो पुतिन के अटैक हेलीकॉप्टर तो यहाँ भी मंडराने लगते हैं और उनकी नजर में कोई हरकत आई तो वहाँ रॉकेट की बरसात हो जाती है। देखा जाए तो पुतिन के इस युद्ध को रोकने में ज़ेलेंस्की तो फेल हुए, साथ ही उनका सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका भी बार बार पीछे हटता नजर आया है। नाटो तो पहले से ही पुतिन से घबराया हुआ है। पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन को नाटो से मिल रहे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उनकी टारगेट पर हैं और रूस की फौज का लगातार शिकार बन रही है। अब तक ऐसे 30% हथियारों को खत्म कर दिया गया है जो नाटो से मिले हैं। इसीलिए नाटो की मदद भी फेल साबित हो रही है और ज़ेलेंस्की बहुत बड़ी मुश्किल में घिर चुके हैं, जिसमें से उन्हें सिर्फ रूस निकाल सकता है, ऐसा पुतिन के समर्थक दावा करते हैं। पुतिन के सामने अब यूक्रेन बड़ी चुनौती नहीं है बल्कि नेटो बन चुका है पुतिन के लिए एक बड़ा चैलेंज। और यही वजह है कि पुतिन ने कह दिया है कि अब उसके टारगेट पर वो ताकत है जो यूक्रेन की मदद कर रही है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने तो बहुत बड़ा दावा किया। दावा ये कि रूस को डर है कि क्राइमिया ब्रिज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है और फिर इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ सकता है। क्राइमिया ब्रिज पर हमला मतलब पुतिन के दिल पर हमला, पुतिन के दिमाग पर हमला। क्या सितंबर शुरू होते ही रूस को बहुत बड़ा घाव देने की तैयारी में है ज़ेलेंस्की? क्या रूस की फौज के गुरूर को चकनाचूर करने की तैयारी में है ज़ेलेंस्की? सितंबर के शुरुआती दिनों में ही पुतिन को बेइज्जत करने वाला बड़ा मिशन शुरू हो चुका है। क्राइमिया ब्रिज पर वॉरर ड्रोन से हमले की कोशिश। यूक्रेन की ब्रिज स्ट्राइक से रूस हिल गया है। क्राइमिया ब्रिज पर 3 कामिकाजे समुद्री ड्रोन लॉन्च किए हैं। मॉस्को में रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ड्रोन हमले को रूस के काला सागर बेड़े ने नाकाम कर दिया है। दावा तो यह भी किया है कि 3 ड्रोन में से एक ड्रोन रूस के गश्ती जहाज को निशाना बनाने में लगा था, लेकिन रूस की नौसेना ने वक्त रहते उसे तबाह कर दिया। सवाल है, क्या सितंबर के शुरू होते ही ज़ेलेंस्की की सेना ने उस ऑपरेशन को शुरू कर दिया है जिसे सीधे पुतिन के दिल पर हमला माना जा रहा है? अगर ज़ेलेंस्की की सेना ने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है तो हो सकता है जो पुतिन ने कभी सोचा भी ना हो। दावे के मुताबिक क्राइमिया में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। क्राइमिया पर पुतिन को कर्च ब्रिज से भी बड़ा झटका मिलने वाला है। क्राइमिया में सबसे बड़े कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं ज़ेलेंस्की। क्राइमिया वो जगह है जहां 2014 से रूस का कब्जा है।
रूस इसे अपने नक्शे में शामिल कर चुका है, जबकि ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन का वो टुकड़ा मानते हैं जिसे पुतिन ने ताकत के बल पर छीना है। लेकिन अब यहां उस युद्ध की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा ये कि रूस ने क्राइमिया ब्रिज पर हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा की एक अदृश्य दीवार खड़ी की है, वो भी समंदर में। रूस को डर है कि क्राइमिया ब्रिज पर समंदर के अंदर से हमला हो सकता है। नाटो की मदद से यूक्रेन की सेना क्राइमिया ब्रिज पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर सकती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए रूस की सेना ने समंदर में एक खास तरह की बाड़ तैयार की है, जो पनडुब्बी से लेकर पानी में अंदर से मार करने वाले ड्रोन की राह में रुकावट पैदा करेगा। दरअसल क्राइमिया पुल से 160 मीटर की दूरी पर रूस ने कई जहाज खड़े कर दिए हैं। नाटो देशों से मिले टैंकों से ज़ेलेंस्की का जज्बा इतना बढ़ चुका है कि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर भी चढ़ाई कर सकता है। लेकिन ऐसा दावा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया की ओर देखा तो परमाणु युद्ध तय है। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। रूस की सेना क्राइमिया के ब्रिज की सुरक्षा 20 तरीके से कर रही है। इसमें सैटेलाइट, लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत, टैंक, गोताखोर, मिलिट्री डॉल्फिन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और बख्तरबंद गाड़ियों सहित 20 तरीके से इस ब्रिज की सुरक्षा की जा रही है। क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मचुक का दावा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर कूच किया तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं हिचकेंगे। रूस का यह पुल कर्च स्ट्रेट पर बना है, जो कि काला सागर को अजोव सागर से जोड़ता है। रूस के लिए यह ब्रिज बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि पहली बात तो यह कि वो रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्राइमिया को रूस के बाकी हिस्से से जोड़ता है। दूसरी बात यह कि मौजूदा जंग में कर्च ब्रिज रूस की सेना का सप्लाई रूट है। यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को इसी कर्च ब्रिज के जरिए मदद पहुंचाई जाती है और पिछले साल यूक्रेन पर हमला करने के लिए भी रूस ने इस पुल को अपना लॉन्च पैड बनाया था। क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मचुक ने सरकारी समाचार एजेंसी RRI नोवोस्ती को दिए इंटरव्यू में दावा किया है, क्राइमिया पर अगर हमला हुआ तो ये विश्व विध्वंसक परमाणु युद्ध को बुलावा दे सकता है। क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मचुक के मुताबिक क्राइमिया को पुतिन किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, भले ही इसके लिए न्यूक्लियर वार ही क्यों न करना पड़े। पुतिन के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ज़ेलेंस्की के रक्षा मंत्रालय ने ये तस्वीरें पोस्ट की हैं और बताया है कि अब तक रूस के 500 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा चुके हैं। अब यहीं पुतिन का गुस्सा एक निर्णायक फैसला कर सकता है। इन 2 हमलों के बाद अब पुतिन दक्षिणी यूक्रेन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। क्राइमिया ब्रिज पर लगातार हमलों के बाद अब क्राइमिया के अंदर S-400 का तबाह होना और खेरसॉन में रेडार स्टेशन को ही उड़ा देना, ऐसे झटके पुतिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए अब उन्होंने पूरा ठीकरा बाइडेन पर फोड़ने का फैसला किया है। यानी रूस और अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर किसी भी वक्त हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एपिसेंटर काला सागर और क्राइमिया का इलाका बन सकता है। रूस ने काला सागर के ऊपर अमेरिका के विमानों को पहले ही वार्निंग दे दी है। रूस ने कहा है कि क्राइमिया की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी खतरा होगा रूस उसे मिटा देगा।
क्राइमिया को लेकर पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हो चुके हैं। काला सागर की दहलीज पर वो किसी दूसरे देश के विमान को देखना नहीं चाहते। वहीं दावा किया जा रहा है कि रूस पर दबाव बनाने के लिए उसके क्राइमिया नाम के कमजोर नस को दबाने की तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसके प्लान का ट्रेलर ज़ेलेंस्की के दक्षिण अभियान के दौरान दिखने भी लगे हैं। ज़ेलेंस्की की सेना अब दक्षिण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अज़ोव सागर तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया हुआ है। यूक्रेन की सेना चाहती है कि वो यूक्रेन के दक्षिणी इलाके से होते हुए अज़ोव सागर तक पहुंचे, जो रूस और क्राइमिया को जोड़ता है। यानी अगर यूक्रेन की सेना रूस के इस जमीनी पकड़ को कमजोर कर देती है तो क्राइमिया पर हमला आसान हो जाएगा। इतने दिनों के युद्ध के बाद भी यूक्रेन के अंदर करीब 1000 किलोमीटर से भी लंबा वॉर फ्रंट खुला हुआ है, जहां दिन रात लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि यूक्रेन की सेना ने रणक्षेत्र में पुतिन की आर्मी को पीछे धकेला है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा बरकरार रख पाना पुतिन के लिए क्या इतना आसान होगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर यूक्रेन ने अपने ऑपरेशन क्राइमिया को शुरू कर दिया तो क्या होगा? दावे के मुताबिक यूक्रेन ने क्राइमिया को वापस हासिल करने के लिए ऐसा ऑपरेशन करने की तैयारी में है जिसमें 2000 से ज्यादा कमांडो शामिल होंगे और 20,000 की फौज उनको बैकअप देगी। चौंकाने वाला दावा यह है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ यूक्रेन की फौज शामिल नहीं होगी। यूक्रेन का साथ देने के लिए ब्रिटेन ने कमर कस ली है और वो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बड़ी भूमिका में शामिल हो गया है। ब्रिटेन की कमांडो फोर्स SAS यानी स्पेशल एयर सर्विस ने यूक्रेन के 2000 जवानों को तैनात कर दिया है। ये 2000 कमांडो उस बड़ी फोर्स का छोटा सा हिस्सा है जो क्राइमिया पर किसी भी वक्त चढ़ाई करने के लिए तैयार है। ये ऑपरेशन सितंबर में शुरू हो सकता है और कहा जा रहा है कि पहले हमले के बाद अगर कई महीनों तक क्राइमिया में बहुत भीषण जंग हो सकती है। ज़ेलेंस्की का टारगेट बहुत साफ है और वो ये कि यूक्रेन क्रिसमस तक यानी दिसंबर 2023 खत्म होने से पहले पूरे क्राइमिया पर वापस कब्जा करना चाहता है। इसके लिए यूक्रेन के 2000 कमांडोज को दक्षिणी ब्रिटेन के डार्टमूर में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जगह लंदन से 275 किलोमीटर पश्चिम में है और यहाँ SAS यूक्रेन की कमांडो फोर्स को बड़े इलाके पर कब्जा करने का तरीका बता रही है। क्राइमिया के खिलाफ जिस ऑपरेशन की तैयारी चल रही है उसमें जमीन के रास्ते हमला करने की ट्रेनिंग हो रही है, समंदर के रास्ते अटैक करने का तरीका बताया जा रहा है और आसमान से यानी विमान से कैसे पैराशूट के जरिए उतरकर हमला किया जाए, इसका भी पूरा ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने इन कमांडोज को खुद चुना है। उनकी देखरेख में एक एक कमांडो को इस बड़े मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के लिए क्राइमिया को जीतना बहुत बड़ा सपना है, लेकिन वो जानते हैं कि एक के बाद एक क्राइमिया को लेकर उन्होंने रूस को झटका दे दिया तो इसके बदले वो पूरा डॉनबास और बखमूत का इंच इंच रूस की फौज से आजाद कर सकते हैं। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की क्राइमिया को जीतकर डॉनबास का सौदा करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि क्राइमिया पुतिन की कमजोरी है और वो इसे लेकर डील करने को जरूर तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा दबाव में है। ज़ेलेंस्की बखमूत में लाशों का पहाड़ देख चुके हैं, खंदकों में मारे गए अपने फौजी देख चुके हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को नाटो से सलाह मिली है कि वो अब क्राइमिया पर अटैक करें। क्राइमिया रूस के हाथ से गया तो पूरा यूक्रेन आजाद करवाया जा सकता है। इसीलिए ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर अब 10-20 नहीं बल्कि 2000 कमांडो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। क्राइमिया में 2000 कमांडो ऑपरेशन करेंगे और इनमें से 334 लड़ाकों की फोर्स ऐसी है जिनसे खुद ज़ेलेंस्की ने बात की है।
ये यूक्रेन की सेना के वो 334 नए अफसर हैं जो ज़ेलेंस्की के एक हुक्म पर अपनी जान देने को तैयार हैं और रूस को हराना इनका मकसद है। इन सैनिकों को पता है कि युद्ध के मैदान में रूस की सेना यूक्रेन की फौज को चुन चुन कर मार रही है, इसलिए रूस की सेना किसी और मोर्चे पर आगे बढ़े इससे पहले उन्हें क्राइमिया पर अटैक करना होगा। क्राइमिया पुतिन के लिए बेहद अहम है। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है। क्राइमिया में रूस ने कई ऐसे एयरबेस और नेवल बेस बना रखे हैं